नमस्कार। साहित्य तक में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ अलका सरावगी जी हैं। यह बातें मुलाकातें की दूसरी कड़ी है। मैं अलका सरावगी जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अलका जी का परिचय हिंदी साहित्य के जानकारों के लिए नया नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता मुझे बरतनी है, इसलिए मैं बता दूं कि आप कली कथा वाया बाईपास वह आपका पहला उपन्यास था जिसके लिए साहित्य अकादमी सम्मान पा चुकी हैं। ऐसा बहुत कम होता है। लोगों को जीवन के आखिरी पड़ाव पर, जो लोग साहित्य और शब्दों की दुनिया से जुड़े हैं उनको पता होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अमूमन जीवन के आखिरी पड़ाव पर मिलता है। अलका जी को पहली ही किताब पर मिला। इसके अलावा आपकी जो कृतियां रही हैं उनमें कोई बात नहीं। यह उपन्यास, इसके बाद एक ब्रेक के बाद, उसके अलावा जानकी दास तेजपाल मेंशन, एक सच्ची झूठी गाथा, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह उपन्यास भी बहुत चर्चित रहा है, पिछले दिनों आया है। कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी, ये कहानी संकलन है। इसके अलावा एक और बहुत चर्चित किताब आपकी अभी अभी आई है जिसका नाम है 13 हलफनामे। आपने बहुत जानी मानी शख्सियतों का, कई भाषाओं की जो लेखिकाएं हैं उनकी कहानियों को, चुनिंदा कहानियों को इस संकलन में शामिल किया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बता दूं, अभी दयावती मोदी सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई उस सम्मान की भी आपको। मैं जैसा कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है, आप जानते हैं कि बहुत ही अनौपचारिक चर्चा करता हूं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं है। इसलिए मैं अलका जी को उनके बचपन की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं मैडम कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, और वह कौन सी घटना थी जिसने आपको शब्दों की दुनिया से यानी साहित्य की दुनिया से जोड़ दिया? कलकत्ते में मेरा जन्म हुआ और जो कलिकथा वाया बाईपास का एक जो पृष्ठभूमि है कि ये कलकत्ते का वो प्रवासी डायस्पोरा जिसको आप कहते हैं समाज है, मारवाड़ी समाज, जो करीब पहले विश्व युद्ध के पहले से कलकत्ते में आ बसा था। तो 5वीं पीढ़ी की मेरी पैदाइश है कलकत्ते की, और कलकत्ता ही हमने बचपन से देखा और कलकत्ता ही जैसे जन्मभूमि थी। राजस्थान से उस तरह से कभी आना जाना या बहुत कुछ गहरा संबंध कभी रहा नहीं। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब कलकत्ते में हुई। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई क्लास 10 तक। तो उसके बाद कॉलेज में अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू हुई और लिखने की तो मैं सोचती हूँ, याद करती हूँ, तो पिताजी को शायरी का और मधुशाला वगैरह पढ़ने का, इस तरह कविताएं पढ़ने का उनको बहुत शौक था। वो एक अपनी डायरी भी बना करके रखते थे जिसमें वो सब लिख करके लिखते रह जाते थे, और बड़े सस्वर उच्चारते भी थे और बहुत जोश में पाठ करते थे कविताओं का। और मेरी ताई को मैंने देखा कि वो मैथिली शरण गुप्त की साकेत पढ़ती थी। तो एक मतलब जैसे एक जो परिचय है हिंदी साहित्य से, मुझे लगता है जो स्कूली परिचय होता है उसके अलावा जो घर में परिचय होता है, फिर धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब पत्रिकाएं आती थीं, और घर में बहुत सारी किताबें थी जिनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी किताबें हुआ करती थी। तो मुझे पढ़ने का एक ऐसा शौक था कि मतलब कि शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है, मेरे को शायद कोई नई बात न लगे कि अगर जो हम बंगाल में हम मूढ़ी खाते हैं तो मूढ़ी का, स्कूल में मूढ़ी खाते थे तो उसका जो ठोंगा कहते हैं, लिफाफा, वो भी मैं पूरा पढ़ जाती थी। माने शब्द कहीं भी दिख जाए तो पढ़ लेती थी। और स्कूल की लाइब्रेरियन मुझे बहुत पसंद करती थी क्योंकि बहुत पढ़ती थी। तो प्रेमचंद में के मानसरोवर के 8 खंड मैंने क्लास 8 में पढ़ डाले थे। तो इस तरह से मतलब जो मुझे मिल जाता, कोई ये नहीं था कि कोई बताने वाला नहीं था कि ये पढ़ो या ये मत पढ़ो। और हमारी माँ शिवानी के उपन्यास और ये आपके आचार्य चतुर्सेन, और मतलब घर में पढ़ने के लिए डांट पड़ती थी मुझे, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई में तो मेरा बहुत दिल लगा हुआ था, लेकिन उसके अलावा मैं जो कुछ भी मिल जाए उसको पढ़ लेती थी। तो शायद किसी और
अगर कुछ न मिले तो एक अंग्रेज़ी हिंदी डिक्शनरी थी, उसको पढ़ती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से घर में थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको पूरी किताब को मैंने बचपन में पढ़ लिया था। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपकी इस बातचीत से पता चली। एक तो ये कि शायरी और साकेत, आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं कविताएँ लिखूँ, या आप कविताएँ लिखती रही हैं, हमें पता नहीं है? नहीं देखिए, कविताएँ मैं लिखती हूँ, बहुत कभी-कभार मने भूले-चूके जिसको आप कह सकते हैं, कविताएँ लिखती हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल से एक हर व्यक्ति का एक अपने व्यक्तित्व का शायद कोई अंश होता है, जो उसको गाइड करता है कि आप मतलब गद्य ही लिख सकते हैं। तो मुझे हमेशा जैसे कविताएँ मुझे अच्छी लगती थी, यानी कि जो तुकबंदी की कविताएँ ही अक्सर जो बचपन में पढ़ी जाती हैं, और पिताजी भी वैसी ही पसंद करते थे। आगे चल कर के मुझे पिताजी की पसंद थोड़ी नापसंद होने लग गई थी। तो ऐसा भी होता है ना, जब हमारा एक जी। अपना एक आलोचनात्मक विवेक या समझिए साहित्यिक एक समझ जैसी विकसित होती जाती है। तो कई बार मैंने ये देखा कि कलकत्ते में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ थी, जिनकी कविता की समझ छायावाद के बाद मतलब उनके लिए कोई कविता ही नहीं हुई थी। यानी छायावाद तक ही हिंदी कविता थी की माने पहुँच थी। तो मुझे लगता है कि शायद ये बाद में कॉलेज में आते-आते और फिर उसके बाद में मास्टर्स करते-करते वो एक समझ बदलती जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि कविता लिखूँगी ऐसा पता नहीं, मेरे दिमाग में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कविताएँ लिख सकती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कि बताया कि आप 5वीं पीढ़ी की मारवाड़ी जी। समाज का प्रतिनिधित्व एक तरह से मैं कहूँ तो करती हैं। बंगाल की माटी में मारवाड़ी समाज रच बस गया। वहाँ के सांस्कृतिक उत्थान में भी एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज का है। बावजूद उसके, वह कौन-सा बिंदु था जिसमें आपने विस्थापन की पीड़ा को इस कदर महसूस किया कि आपने ऐतिहासिक रचनाएँ में लगातार जो आपकी कृतियों में हम देख रहे हैं, आपकी कहानियों में देख रहे हैं, मतलब आपकी पहली किताब कलिकथा वाया बाईपास और अभी भी जो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, उसमें उसी तरह का मर्म, उसी तरह की पीड़ा, उसी तरह का द्वंद, उसी तरह से पहचान का संकट कहीं न कहीं खड़ा होता है। आप इसको इतनी शिद्दत से कैसे महसूस कर पाए? देखिए, कई बार मुझे लोगों ने ये पूछा कि कलिकथा के लिए कितने सालों की रिसर्च की मैंने। तो मैं ये कहती थी कि मैं मेरी दादी से मुझे बहुत प्रेम था, और वो हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी बचपन से मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी। जी, तो दादी की कहानियों में ये सारी बातें थीं जो मतलब कि किस तरह लोग आए, फिर जो परिवार में जब शादियाँ होती थीं, तो जो विरह के गीत गाए जाते थे, जो शादी के समय भी जो गीत गाए जाते जी, थे, उनमें भी कहीं एक विरह का पुट होता था। कई मैंने गीतों का इस्तेमाल भी कलिकथा में किया है कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, लेकिन देखने वाला तो बहुत दूर है, तो अब ये किस लिए ये रचती है मेहंदी। तो इस तरह के जी। भाव लेकर के जो मारवाड़ी शब्दों में जो बहुत ही माने आपको बहुत माने एक अंदर में आपके उद्वेलन पैदा करेंगी। इस तरह के बहुत सारे गीतों से मेरा परिचय हुआ जब मेरी बड़ी बहनों की शादी हुई तब। और दादी की कहानियों को मैंने बहुत सुना, क्योंकि दादी को बहुत शौक था मुझसे बात करने का। और बल्कि मैं एक शायद आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, जो बहुत बार जी, बताती हूँ कि दादी ने कहा था कि तुमको ईश्वर ने कुछ और करने के लिए बनाया है। यानी कि तुमको ये घर गृहस्थी और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थीं, और उनको इस बात से बहुत कष्ट होता था कि दादी जो है इसको कुछ सीखने नहीं देती। लेकिन दादी का ये था कि तुम ये सब काम तुमको नहीं सीखना है, जिसके कारण मुझे शादी के बाद में दिक्कत भी हुई, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं मतलब मैं उस तरह से शादी के लिए तैयार नहीं की गई थी, जैसे आम तौर पर हमारे घरों की लड़कियों को तैयार किया जाता है, क्योंकि पढ़ने में मेरी बहुत रुचि थी, और पढ़ने के लिए बल्कि डाँट भी खाया करती थी कि आँख खराब हो जाएगी, 24 घंटे किताब क्या पढ़, बल्कि किताब छुपा लेती थी। अगर खाना खाते समय भी मैं पढ़ती ही रहती थी। तो अगर पिताजी आ जाए तो उनका ये था कि खाना खाते समय किताब नहीं पढ़नी, खाने को देखना है। तो किताब रख के उसके ऊपर बैठ जाती थी कि डाँट नहीं खानी पड़े। तो मैंने एक बहुत उस तरह का शौक था। तो दादी की कहानियों से मतलब मेरे ख़्याल से ये जो विस्थापन का जो दर्द जो आप देखते हैं, ये कहीं न कहीं मेरे अंदर में बनता जा रहा था कि किस तरह से आए, फिर किस तरह से वापस कलकत्ता वो आईं। उनकी पैदाइश कलकत्ते की थी, उनकी शादी हुई थी भिवानी में।
और वो भिवानी से, जो कि अब हरियाणा में जी, पड़ता जी। है, लेकिन वो शेखावाटी के थे जो जी। बाद में भिवानी आकर बस गए थे। तो वो सारी कहानियाँ जो हैं, और बचपन में एक बार मैं गई थी, तो वहाँ मेरे पुरखों में कोई बहुत पढ़ने वाला था। तो उन उन जैसे आपने ये किताबें लगा रखी हैं ना, जी। इस तरह किताबें वहाँ पे मौजूद थीं। और मैं उनमें से कई किताबें उठा कर के उस ज़माने में लाई थी जब मेरे ख़्याल से मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल की। तो वो किताबें मैं वहाँ से उठा कर के लाई थी और बहुत उनको देखा करती थी। माने उम्र के साथ में पढ़ना आया, लेकिन देखा मैं तब भी बहुत करती थी। और दादी के साथ इतना प्रेम था मुझे कि दादी सुंदरकांड का पाठ करती थी, तो पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मुझे पूरा सुंदरकांड याद हो गया था। तो हमारे घर में कोई भी मेहमान आता तो कहते वो सुंदरकांड वाली लड़की को बुलाओ। तो मुझे कहा जाता था कि सुंदरकांड सुनाओ। तो सबको ये लगता था कि माने कि इसको बिना पढ़े लिखे इसको सुंदरकांड पूरा याद है। तो दादी की जो इतनी कहानियाँ मैंने सुनी, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर में रची बसी थी। और जब उपन्यास लिखना शुरू किया, तो ये देखिए बहुत सारे संयोग काम करते हैं कि मैं किसी से मिलने गई, उनका उस समय कलकत्ते में नया-नया हार्ट का बाईपास ऑपरेशन शुरू हुआ था। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर में देखो चोट लग गई, ये लोग नर्स डॉक्टर लोग क्या करते हैं, और पता ही नहीं चला, बाद में देखा तो खून बह के जम गया था। फिर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि इनको मैंने पूछा कि आप बीच वाले कमरे में चाय लेंगे क्या? तो ये कहते हैं कि बीच वाला कमरा कहाँ है? 2 ही तो कमरे हैं। माने यानी कि वो बड़ा बाज़ार के दिनों में 2 कमरे थे, एक बड़ा कमरा, वो एक छोटा उनको कमरा। याद रह गया। तो वो कह रहे हैं कि बीच वाला कमरा कहाँ है? तो देखिए, ये जो एक मेमोरी का माने एक इस तरह का एक माने जैसे कि एक अचानक जैसे कोई चक्री आपने घुमा दी मेमोरी की। तो इस तरह वो, और मैंने अचरज से बातें सुनी, कहानियाँ तब तक मैं 30-35 लिख चुकी थी। तो मैंने घर में आकर के एक शीर्षक लगाया, बीच वाला कमरा कहाँ है? और फिर 10 लाइनें लिख कर के अब वो कहानी तो वहीं रुक गई, क्योंकि बीच वाला कमरा जब था तब कौन था? कहाँ था? नीचे क्या आवाज़ें थीं? लोगों का क्या जीवन था? देश में, दुनिया में क्या हो रहा था? तो देखिए, वहाँ से ये एक यात्रा जैसे शुरू हुई, और ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो गुरु थे अशोक सेकसरिया, उन्होंने एक किताब दी। उन्होंने कहा मारवाड़ियों पर एक अमेरिकन रिसर्चर ने, टिनबर्ग ने किताब लिखी है, मारवाड़ीज़ फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इस किताब को आप पढ़ लीजिए। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि अरे दादी ने सारी बातें तो हमको बता रखी थी। उसमें एक है कि मारवाड़ीज़ हैड अ पेंचेंट फॉर टेकिंग रिस्क्स, माने कि वो शेयर बाज़ार में, जी। फाटका में, बरसात का फाटका होता, हर चीज़ का फाटका होता था। माने जी। तो उसमें सारी प्रॉपर्टी रातों-रात माने सड़क पर आ गई। तो ये माने सिर्फ़ एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये बहुत सारे परिवारों की कहानियाँ थी, जो कि टिनबर्ग ने उसमें लिखा था। तो वो में, और उसने बहुत सारे मैप्स उस किताब में हैं, जो ये आपको बताते हैं कि किस-किस तरह से लोग कब-कब आए, कहाँ-कहाँ पूरे भारत में फैलते गए, यानी कि आसाम तक, फिर आपके बर्मा तक। अच्छा, बहुत सारे फिर ऐसे लोग मिले जो कहते थे कि ये रंगून वाले हैं। तो रंगून वाले मतलब वो बर्मा में बसे हुए थे, फिर वो बर्मा से आकर के कलकत्ते में बस गए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो मिलते गए, और उनके पास में उनकी कहानियाँ। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे मारवाड़ियों ने जो अच्छे, जो बड़े, जिन्होंने बहुत अपनी साख बना ली समाज में, तो उनके ऊपर में कई अभिनंदन ग्रंथ निकलते हैं। जी। तो वो अभिनंदन ग्रंथ में जुगाड़ करने लग गई, और तब मुझे पता चला कि सबकी जो पर्सनल स्टोरीज हैं, उनमें तो कितनी सारी कहानियां हैं, और आप जितने लोगों से मिलिए उनके पास उतनी कहानियां हैं। तो वो दादी की कहानियों से जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो वो ये टिनबर्ग की किताब से होता हुआ फिर वापस जो जीवित लोग थे, जैसे मेरा एक ये था उस समय कि 70 के नीचे किसी आदमी से मैं बात ही नहीं करती, जी। क्योंकि उनके पास तो कोई वैसी स्मृति नहीं होती थी। तो वो सारे लोग अब आज नहीं है, कलिकथा को छपे हुए 25 साल हो जाएंगे अगले साल, तो वो लोग दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ इस तरह दादी की कहानियों से निकलती, और वो जो एक माने जैसे जो मैं चिड़िया बहुत देखती थी, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं कलकत्ते में, तो कहीं न मेरे दिमाग में उस तरह का एक रूपक भी बनता चला गया। मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग में जो रूपक चिड़ियों को या अपने बचपन में दादी के किस्सों से जो बना, वह कहीं न कहीं पूरी रचना यात्रा में आपके साथ बरकरार रहा है। शायद यही वजह है कि आपकी कहानियों में, आपके उपन्यासों में न केवल विस्थापन की बात है, बल्कि स्त्री स्वर भी उसी रूप में है, प्रेम भी उसी तरह से आता है।
यहाँ तक कि जब कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए तक जब आप आती हैं तो आप पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ के विभाजन से उपजी पीड़ा की बात करती हैं। ये विस्थापन की जो समस्या है और जो पूरी दुनिया में इसका जो स्वर है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर आपकी सोच क्या है कि आखिर विस्थापित कौन है। हम लोग भी अपने गाँव से चल के किसी शहर में नौकरी की तलाश में आए हैं और पूरी दुनिया में आजकल जो लोग जा रहे हैं अपनी धरती छोड़कर, तो आप ऐसा क्या महसूस करती हैं कि कोई एक चीज़, मुझे लगता है कि जो आप यह मानती हैं कि यह दर्द या यह भावना या यह लगाव हर एक तबके में समान रूप से चल रहा है, चाहे वह पूर्वी बंगाल का कुलभूषण हो या कलिकथा वाया पास के जितने भी पात्र हैं, या आने वाले समय में भी आप जो लिखती हैं एक सच्ची झूठी गाथा की भी बात करूं तो क्या पाती हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसको हमें संजो के रखना चाहिए और किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे कुलभूषण की हम बात करें तो वह कोलकाता आ तो जाता है, सिनेमा देखता है, लेकिन वो अपने अतीत से नहीं भुला पाता। और जो पात्र आपके हैं उनमें मैं ये देखता हूँ कि धोखा केवल दूसरा ही नहीं दे रहा है, वो केवल दूसरों से शोषित नहीं है बल्कि बहुत सारे अपनों से भी शोषित हैं, अपनों का भी उनको एक तरह से तिरस्कार मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानवता का जो मूल स्वर है और विस्थापन की जो यह पीड़ा है, इसको आप दर्ज तो करती हैं, लेकिन इसके निदान के लिए आप क्या सोचती हैं कि मानवता या मानवीय समाज किस रूप में आगे बढ़े कि ऐसी पीड़ा का सामना उससे न करना। देखिए, आज मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ मैं आते समय फ्लाइट में और कुछ नोट्स डिलीट करती जा रही थी, तो एक नोट मुझे मिला कि दुनिया में करीब 65 मिलियन लोग विस्थापित हैं और एक जगह ये लिखा था कि हर 13 आदमी में एक आदमी विस्थापित है, ऐसा भी एक जगह लिखा था। तो उसको मैं वेरीफाई नहीं कभी कर रही हूँ, हम कर सकते हैं आजकल गूगल से। तो आप ये देखिए कि ये जो विस्थापन है, यानी कि आपने जिस हवा मिट्टी पानी में आपने जन्म लिया और उसको आप किसी कारण से, चलिए आपने अपनी चॉइस से छोड़ा। देखिए कलिकथा में जो किशोर बाबू के पूर्वज थे वो पैसा कमाने के लिए बंगाल आए थे, आसाम गए, रंगून गए, मद्रास गए, बम्बई गए, हैदराबाद गए, तो वो एक उनकी अपनी चॉइस थी। पीड़ा उसमें भी थी क्योंकि आप जब एक नई धरती पर जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं और उनके साथ आपको एक नई तरह से नए सिरे से सबसे बिछुड़ कर एक जीवन जीना जो पड़ता है, तो उसका जो कष्ट है और जिन लोगों को आप छोड़ आए हैं उनका जो कष्ट है, यानी कि कोई अगर पति वापस लौटा तो पत्नी की अर्थी जा रही थी, माने इस तरह की कहानियां बहुत कहानियां हैं। अब वो बनाई हुई भी हो सकती हैं, नहीं बहुत सारी, हाँ मतलब कि सच्चाई के करीब हैं। उसने देखा कि पत्नी अचानक पहुंच गया तो पत्नी के बगल में कोई लड़का सो रहा था तो उसको तलवार निकाल के मारने चला तो पता चला ये उसका ही बेटा था जो इतना बड़ा हो गया। तो देखिए ये जो इस तरह की, मैंने हम कलिकथा जो टाइपिस्ट जो थे भारतीय भाषा परिषद के बलराम जी, उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने मुझे, वो बहुत कम बोलते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या किताब दी है मुझे टाइप करने, मैं तो कर नहीं पाता हूँ, आंखों में आंसू आते रहते हैं। क्योंकि देखिए ये जो बिहार का आदमी है ये उस दिन भी विस्थापित था, जब वो टाइप कर रहा था तो उसका परिवार कहीं और था और वो अकेला रह रहा है, अकेला खाना पका रहा है, दिन भर टाइपिंग कर रहा है, फिर रात को जा कर के, तो वो कभी गांव, कभी साल 6 महीने में एक बार जब जाता है। तो ये जो शहरों का जो विस्थापन है ये तो विस्थापन है ही। और देखिए विस्थापन हम एक शब्द में हम कहते हैं विस्थापन, लेकिन उसके पीछे जो तमाम बातें होती हैं, जो बहुत सारे अपमान होते हैं, जो बहुत सारी माने ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी पीड़ा आपको दिन रात आपकी कलेजे में एक कांटे की तरह गड़ती है, तो वो बहुत सारी बातें होती हैं। जो एक विरह है, जो छोड़ के आने का दर्द है, जो नए के साथ में तालमेल न बैठाने का दर्द है। लेकिन देखिए संसार की अगर आप बात करें तो बहुत सारा जो विस्थापन है ये बाय चॉइस है।
आज अगर आपका लड़का अमेरिका में जा कर के कमाना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहता है, तो ये उसकी चॉइस है और हो सकता है आपकी भी ये चॉइस हो। आप समझ रहे हैं? जी। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुलभूषण का जो विस्थापन है वो एक मजबूरी में हुआ विस्थापन है। अगर कुलभूषण कितना भी कुरूप था, कितना भी फटी चप्पल पहन करके जी। कलकत्ते 1.5 चप्पल पहन के घूम रहा है कलकत्ते में, लेकिन अगर वो वहाँ पर रहता तो लोग उसको भूषण बाबू ही कहते। वो रोज गोराई नदी में कूद के नहाता और लालन शाह की दरगाह में बैठ करके भजन सुनता और अपने श्यामा धोबी के साथ दोस्ती रखता अपनी, चाहे कितने परिवार के लोग। लेकिन उसके भाई ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वो तो उसकी मदद कर सकता था। देखिए ये अगर फिर और ये जो फाइनर जो विस्थापन होते हैं कि मतलब कि हम एक जो इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा कैटेगरीज बनाता रहता है और वो हर समय लोगों को विस्थापित करता रहता है। यानी कि कोई हमारे जैसा जो भी नहीं है, अगर वो मुसलमान है तो वो कोई और है, अगर वो काला है या निग्रो है समझ लीजिए, या बहुत आदिवासी है तो वो कोई और है। फिर हमारे परिवारों में भी अगर कोई बदसूरत है या जिसका रंग उतना साफ नहीं है जितना बाकी परिवार का, तो उसका भी एक अलग दर्जा है। कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता है तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम की भरमार है। यानी कि मैंने हम हमेशा कास्ट बनाते रहते हैं। अब कोई बात नहीं कि आपने रख रखी थी प्रति जी। तो इसमें वो बच्चा कहता है, वो जो है खुद हैंडीकैप्ड है, तो वो कहता है कि पूरी क्लास में भी जैसे एरियाज होती हैं ना शहरों में कि भाई कहीं बंगाली रहते हैं, कहीं क्रिश्चियन रहते हैं, कहीं मुसलमान रहते हैं, तो बोले क्लास में भी एरियाज हैं कि जो माने वहाँ पे भी जैसे कलकत्ता जो था वाइट टाउन, ब्लैक टाउन और ग्रे टाउन था, उसको कहता है ये हमारे यहाँ भी यही है कि माने बंगाली लड़के एक तरफ बैठते हैं, मारवाड़ी एक तरफ बैठते हैं, बीच में सब मिक्स्ड कास्ट वाले जो माने चाइनीज़ हैं या एंग्लो इंडियंस हैं या किसी कारण से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, माने इस तरह के बच्चे जो हैं वो एक अलग। मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आप बंगाल में लंबे समय से, मतलब आप बंगाल में ही एक तरह से पैदा हुई, वहीं रह रही। बांग्ला संस्कृति और भाषा बहुत समृद्ध है और बाकी देश की तुलना में उन हिस्सों में ज़्यादा तेज़ी से बौद्धिक समाज आगे बढ़ा, बराबरी की भी बात की गई। ऐसी क्या वजह रही है हमारे समाज में कि एक तरफ हम बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, दूसरी तरफ हम उदारता के स्तर पर थोड़ी कृपण हैं या कहीं न कहीं अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी वजह क्या आप पाती हैं? भाषा के स्तर पर भी हमारी जो कट्टरता बढ़ रही है, या अगर किसी समाज को या समुदाय को 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बाद यह साबित करना पड़ रहा हो, मैं केवल बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, असम की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, हर बार कहीं न कहीं कोई न कोई बात ऐसी उठती है कि आपको अपनी पहचान बतानी हो या आपको अपनी नागरिकता साबित करनी हो आपकी, और आपके लेखन में भी ये बात बार बार आती है। इसकी क्या वजह पाती हैं कि हम इतने उदार मनुष्य के रूप में क्यों नहीं हो पाए, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से सक्षम होने के बाद भी? देखिए, शायद साहित्य की जो एक आकांक्षा कहिए या सपना कहिए या उसका एक उद्देश्य कहिए, तो वो शायद यही है कि एक ऐसा समाज या एक ऐसी संवेदनशीलता का विकास मनुष्य के अंदर हो कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ सके। तो अभी अब जैसे आपने जो कहा कि 5वीं पीढ़ी की समझ लीजिए, अलका सरावगी कलकत्ते में एक लेखिका है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से, एक कैलिफोर्निया से एक लड़का आया था, वो आधा जर्मन और आधा मारवाड़ी है, तो उसने कलकत्ते के साहित्यकारों पर वो रिसर्च कर रहा था जी। कलकत्ते के हिंदी साहित्यकारों पर। तो निराला भी कलकत्ते में रहे थे, जो जिनका भी गे भी रहे थे, जिनका भी एसोसिएशन कलकत्ते से रहा था। तो उसने किसी बंगाली को पूछा तो उसने कहा कि मारवाड़ी में लेखिका, वही मारवाड़ी रहा तो शुद्ध हुंडी लिखते जाने। समझ रहे हैं कि मारवाड़ी लोग तो खाली हुंडी वो लिखते हैं, मारवाड़ी लोग कोई कहानी के हिसाब लिखते हैं क्या? तो उसने कहा, ये अभी की बात आपको ताजी बात बता रही हूँ। तो ये देखिए कि और मीनाक्षी मुखर्जी ने आपने एक मेरा उपन्यास मिस किया है, शेष कादम्बरी। शेष कादम्बरी जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, मैं उसका जिक्र करना भूल गया, आपका दूसरा ही उपन्यास। तो शेष कादम्बरी का अनुवाद मीनाक्षी मुखर्जी ने किया था और कलिकथा पर उन्होंने एक समीक्षा लिखी जो बांग्ला की देश पत्रिका, जो सबसे मुख्य पत्रिका है, उसमें छपने के लिए भेजी। तो उन्होंने कहा कि हिंदी किताबों की समीक्षा हम नहीं छापते हैं।
तो फिर सुनील गंगोपाध्याय ने उनको कहा कि अरे इसको साहित्य अकादमी मिला और ये बंगाल के ऊपर में लिखी गई किताब है, हिंदी अंग्रेजी क्या होता है। तब फिर वो जा करके और कई लोगों ने उसमें, क्योंकि मीनाक्षी मुखर्जी खुद अपने आप में बड़ा नाम थी, जी। तो उसके कारण वो समीक्षा वहाँ पर छपी। तो आप ये देखिए कि मतलब कि एक जो हमारी ये वृत्ति होती है कि हम बिना जाने कुछ चीज़ों को हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। जी। मीनाक्षी मुखर्जी ने मुझे ये कहा कि सत्यजीत राय जैसा इतना बड़ा फिल्म मेकर, वो भी उसकी फिल्म में जब कोई मारवाड़ी दिखता है तो वो पगड़ी पहने हुए महाजन ही दिखता है। तो मैंने मीनाक्षी मुखर्जी को कहा कि सत्यजीत राय अगर होते तो उनसे मैं पूछती क्या एक तो मुझे दिखाइए ऐसा मारवाड़ी कहीं जो आज के समय में पगड़ी बांध के बही लेकर के बैठा हो। तो वो सब आज जीन्स, मैंने कलिकथा में ऐसा बनाया भी है कैरिकेचर कि वो जीन्स पहने हुए और हाथ में पान मसाला का डब्बा जरूर खा रहा है, पर हाथ में उसके नया फुटानी फ़ोन है, यानी मोबाइल फ़ोन जो नया आया था। तो 97 में लिख रही थी, उस समय नई बात थी मोबाइल फ़ोन का आना। तो मतलब कि यानी कि हम जो स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप बहुत कन्वीनियंट तरीका है आपको किसी को एक्सेप्ट करने के लिए भी और किसी को रिजेक्ट करने के लिए भी। तो अशोक सेक्सरिया ये कहते थे, जिन्होंने उस समय का ज़माना देखा था, कि उस ज़माने में अगर किसी बंगाली का मारवाड़ी मित्र हो भी तो वो कभी उसका नाम नहीं लेता था, और कहा कि अब ऐसा है कि अगर किसी बंगाली का मारवाड़ी मित्र होगा तो वो बार बार उसका नाम लेगा। तो ये देखिए जो कंज्यूमर कल्चर है, जो उपभोक्तावाद ने जो लोगों का दिमाग बदला है। तो मैंने एक जनसत्ता में मैं आर्टिकल लिख रही थी बीच में, एक कॉलम, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्रांड मारवाड़ी। तो मैंने लिखा था कि ब्रांड मारवाड़ी कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद के ज़माने में अब एक एक्सेप्टेबल ब्रांड हो गया है। अगर मतलब अब ऐसा नहीं है, और आप अगर अभी के बंगालियों, अब फिल्म भी अगर कोई बांग्ला की देखिए तो उसमें बीच में लोग हिंदी में बात करते हैं। मैंने आप देखेंगे कि बीच में लोग, जैसे अगर आप कहीं भी गुजर भी रहे हो कलकत्ते में, और दो बंगाली यंग लोग अगर जैसे बात कर रहे हैं तो वो आपस में अरे क्या तुम कहता है, तो वो बीच में कहेंगे, मतलब कि वो फैशन है कि मैंने बीच में अभी हिंदी को मिक्स करना। तो मतलब आप सोचिए कि हिंदी भी एक्सेप्टेबल है और मारवाड़ी भी एक्सेप्टेबल है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि जो भी उदारता की बात हम कहें, तो जो बदलाव भी आते हैं उनके पीछे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जिनको अगर आपको समझना हो तो आपको उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अब चूँकि आपने बात की ये तेजपाल मेंशन और एक ब्रेक के बाद, ये किताब काफ़ी चर्चित रही हिंदी क्षेत्र में, और यहाँ अमेरिका, मतलब जो आपका परिदृश्य अपनी भारतीय भूमि के विस्थापन से है, वहाँ से ये अमेरिका जाता है। तो ये जो युवा पीढ़ी है, जिस दृष्टि से अपने पूर्वजों को देख रही है या अपने वरिष्ठों को देख रही है, और उसका जो अपनी संपत्ति, पारिवारिक एक तरह से संपत्ति का है, उससे उसका लगाव बढ़ रहा है या घट रहा है। और जानकी दास तेजपाल मेंशन के बहाने आप जो पुरानी मैं कहूँ कि इमारतें तो नहीं कर सकते, पुराने जो लोग हैं उनका जो लगाव है, और जो युवा पीढ़ी का एक तरह से उपभोक्तावादी संस्कार है, इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है, उसका परिष्कार क्या देखती हैं आप? देखिए, फिर इसमें भी बहुत सारी बातें और जुड़ जाती हैं कि अभी अगर आप एक हेरिटेज हाउस में रहते हैं तो वो बहुत माने एक सम्मान की बात है। अभी कलकत्ते में ये हो रहा है कि जो पुराने अंग्रेज़ों के बनाए मकान थे, गार्डन हाउसेस थे, प्राय एक तल्ले के थे या थोड़े और बड़े थे, तो उन सबको तोड़ के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई। वो सारे मकान कहाँ गए दिखते नहीं, कोई के गार्डन नहीं, बहुत सारे मकान ऐसे थे, उनमें लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियाँ होती थी, और एक उसका हम लोग फिल्मों में देखते थे। हाँ, एक टिपिकल आर्किटेक्ट अभी भी हैं, दिख जाते हैं कहीं कहीं, पर ज़्यादातर मैंने तोड़ दिए गए। तो मैंने जब लिखना शुरू किया था कलिकथा, तो तभी से मुझे बड़ा अफसोस होता था कि अरे ये क्यों टूट रही हैं, जब अरे ये भी गई, अरे वो भी गई। मैं तस्वीरें खींच के रखा करती थी कि कितनी इमारतें तो तब तक थी, 25 साल हो गए ना उस बात को। अब क्या हो रहा है कि अगर समझ लीजिए कोई ऐसी इमारत अभी टूट रही है, जैसे परिवार लोग रह रहे थे, अब उन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि इतने पैसे मिलेंगे, हम बांट लेंगे, चलो खाली कर देते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। तो अब जो ये बिल्डिंग बन रही है उनमें सामने का फसाड उन लोग नहीं तोड़ते हैं। अच्छा, वो सामने का फसाड वैसा का वैसा रखते हैं, उसके पीछे में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। यानी कि आप अब हिस्ट्री को बचा के रख रहे हैं,
लेकिन हिस्ट्री को भी एक मतलब इसलिए नहीं कि आप इतिहास से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अभी फैशन में है। तो मतलब कि मैं चीज़ों बड़ा को ही एक अलग सी विडंबना है जी, कि तो मैं चीज़ों को मतलब बिल्कुल सीधे-सीधे मतलब मुझे लगता है कि हम देख नहीं सकते हैं उनको, जब तक कि हम उसके पीछे के जो बहुत सारे जो नए फैड्स और फैशंस और जो चलन है उनको अगर हम ना समझें, उसके पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण भी होते हैं। फिर देखिए अब सारे लोग तो पढ़ लिख गए हैं। अब जो मारवाड़ी जो समाज है, अब जो हमारे बाद की पीढ़ी है, वो तो कोई घर में भी कोई औरतें घर में नहीं रहती हैं, वो सब काम-वाम करती आपके हैं। बाद वाली पीढ़ी हिंदी पढ़ेगी कि नहीं? नहीं पढ़ेगी, थोड़ा बहुत कुछ तो लोग हैं जो पढ़ेंगे और बाकी मुझे लगता है कि लौटेंगे। मुझे लगता है कि बाकी के लोग लौटेंगे जब समझेंगे कि मैंने हमने क्या खो दिया। मैं इसको ये मानूं कि अलका जी का ये एक स्वप्न है जो आपके लेखन में भी झलकता है। आपके जितने भी पात्र हैं वो अतीत से इसलिए नहीं जुड़े होते कि वो बहुत ज़्यादा उनके पीछे जो है कोई बहुत समृद्ध नहीं इस तरह उनका एक आत्मीय लगाव है और वो बार बार लौटते हैं अपनी जड़ों की तरफ। और उन जड़ों की तरफ लौटते हैं तो वो अपने आप को एक तरह से उनकी अपनी यात्रा तलाश चलती रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तलाश पे याद आया कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी। आपका कहानीकार बड़ा है या उपन्यासकार? डेफिनेटली उपन्यासकार। इसलिए कि साहित्य अकादमी और बहुत सारे अवार्ड मिले। नहीं ऐसा हुआ देखिए कि शुरुआत मैंने कहानियों से की और रघुवीर साहब पर अपनी पीएचडी की थीसिस जमा की 96 में। तो अशोक सेक्सरिया ने कहा कि अब आपको एक उपन्यास लिखना चाहिए। तो मैंने कहा एक कहानी लिखने में तो मेरी जान निकल गई। आप जानते हैं कि एक आम जो मारवाड़ी औरत का जो जीवन होता है, घर आपके सर पे हर समय सवार ही रहता है। तो मैंने कहा कि कहानियाँ ही मुश्किल से खत्म होती हैं, अभी उपन्यास और क्या लिखेंगे। मन में मैंने किया कि भाई कैसी बात कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचा कि अब कहाँ उपन्यास लिखेंगे। अब जब मैं कहानी लिखने बैठी थी, बीच वाला कमरा कहाँ है, लेकिन अब वो कहानी में तो संसार आ नहीं सकता था। और इतनी कहानियाँ कहने वाले लोग मिलते चले गए कि अब उन कहानियों को कैसे संजो करके कैसे बताया जाएगा, ये भी मतलब समझ में नहीं आता था। इतने लोग मिले और इतनी अच्छा एक ये भी बात है कि जो हमसे जो पुरानी पीढ़ी थी उसकी मेमोरी इतनी विविड थी, इतनी माने वो आपके सामने बिल्कुल एक खाका खींच देंगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी जो जीवन जी रही हूँ उसका ऐसा खाका मैं किसी को बता पाऊंगी 10 साल बाद। मैंने उनकी ऐसी स्मृति और ऐसी थी। हमारे पिताजी हमको सेंट्रल एवेन्यू ले गए दिखाने के लिए, तो एक एक मकान का उन्होंने, इसमें ये रहता था, उसका मर्डर हुआ था, उसका उससे प्रेम हो गया था। मैंने कहा आपको क्या क्या बातें आपको पता है, और हर मकान के बारे में उनको पता था कि कौन क्या करता था, कौन क्या रहता था, कौन उसका बाद में वो कहाँ गया, उसका और क्या हुआ, मतलब उनको सारी बातों का पता था उनका। मैंने इस तरह की उनकी पूरी उस एरिया की जिसको जानकारी कहते हैं, एकदम 100% जानकारी। तो मतलब कि शायद पुराने ज़माने में इस तरह का एक संस्कार था कि आप अपने परिवेश को बहुत ज़्यादा आप जानते थे और आप उसको उस तरह से याद भी रखते थे, क्योंकि शायद अब हमारे जीवन में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं तो वैसे डिस्ट्रैक्शंस उस ज़माने में कहाँ थे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी कारण रहा होगा कि वो बहुत सारी स्मृतियाँ जो हैं वो बहुत शेष कादम्बरी की विषय वस्तु जो है वो पहली पुस्तक से अलग थी। अचानक विषय आपने बदल दिया और फिर मैं कहूँ कि इतनी सारी पुस्तकें लिखने के बाद आप फिर कुलभूषण पे आ गई। और उसके बाद अभी आपने कहा कि कहानियाँ निश्चित रूप से आपका उपन्यासकार बड़ा है, और अभी आपकी सबसे जो नई किताब जिस पर अभी चर्चा भी हो रही है लगातार, 13 हलफनामे, उसमें आपने अपने समय की अलग अलग भाषाओं की जो बड़ी रचनाकार हैं उन सभी को लगभग लिया है और उनमें अपनी पसंद की कहानी आपने संजोई है। इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो शेष कादम्बरी की कहानी के साथ आप 13 हलफनामे पर ये भी देखिए बहुत सारे जीवन में जो संयोग होते हैं। मैंने लॉकडाउन में कुलभूषण पूरी कर ली थी। जब एक उपन्यास पूरा हो जाता है तो लेखक बिल्कुल एकदम खाली स्लेट हो जाता है, नहीं इससे खाली हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे, क्योंकि आदत हो जाती है सबसे अपने को काट लेकर लिखने की। तो अब आप वापस उस दुनिया में एक बार काटने में भी उतनी दिक्कत होती, फिर बाद में उसे जोड़ने में भी उतनी दिक्कत होती। तो मैं बिल्कुल खाली थी। तो कुछ मुझे अमेज़न वालों ने कुछ अप्रोच किया कि कुछ बांग्ला कहानियों का हिंदी अनुवाद कर देंगे क्या।
तो मैंने कहा कि हाँ कर देंगे। तो मैंने बंगला कहानियों का हिंदी अनुवाद करना शुरू किया। फिर ये जो किताब है, ये कहानी की जो 13 हलफनामे, ये कहानियाँ पहले अंग्रेज़ी में एक संग्रह में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 1984 के लगभग मैंने यहाँ पे हुई थी। फिर बाद में आपके लंदन में और अमेरिका में भी कोई यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित की थी। जी। तो मैंने जब तो मुझे किसी ने जिन्होंने प्रकाशित की थी, उन्होंने कहा कि अब आप सुना कि बहुत अनुवाद कर रही हैं, तो इन कहानियों का अनुवाद कर देंगी क्या? तो मैंने कहा कि भेज दीजिए, देखते हैं, क्योंकि पढ़ने को मैटर चाहिए। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं एकदम दंग रह गई। मैंने ऐसी कहानियाँ, मैंने महिला लेखकों की लिखी हुई ऐसी कहानियाँ, इतनी पावरफुल कहानियाँ हैं कि कहीं आपको खोजे से नहीं मिलेंगी ऐसी कहानियाँ। एक विश्व, आपको मैं किताब दूंगी कल जब वहाँ आप आएंगे रिलीज़ में, तो एक विश्वप्रिया अयंगर की किताब का तमिल में कहानी है जिसका अनुवाद मैंने किया। मैंने क्या वो कहानी है, क्या उसका शिल्प है, क्या उसका पावर है, मैंने अद्भुत है वो कहानी। तो इस तरह की जो जब तो ये मतलब एक संयोग हुआ और मुझे लगा कि मतलब कि देखिए कहानी, उपन्यास के अंदर भी तो कहानी ही होती है। अंततः तो वो बहुत सारी कहानियों का एक समूह होता है जो आपस में कैसे न कैसे जुड़ी होती हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि अभी चूंकि हम लोगों की बातचीत में आपने एक कहानी की चर्चा की, अलका सरावगी के पसंदीदा लेखक हर भाषा में, आप अंग्रेजी भी, बांग्ला भी, हिंदी भी, हिंदी तो पढ़ी है, मैं पूछूं कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको आप ये मानती हैं कि ये मेरे सबसे पसंदीदा लेखक हैं, और आपके जो समकालीन लेखक हैं उनमें किनके लेखन से आप प्रभावित होती हैं, या लगता है कि नहीं ये लोग ठीक लिख रहे हैं? देखिए, मेरा चूँकि एक पढ़ने का जो कोर्स था वो किसी का बताया हुआ नहीं था शुरुआत के दिनों में। कम से कम मैंने जब तक मैं अशोक सिकसरिया से नहीं मिली थी तब तक तो वो रैंडम सिलेक्शन था। तो अब जैसे एन रैंड उस समय सब पढ़ रहे थे कॉलेज में, द फाउंटेन हेड वगैरह, तो मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ ली। फिर आपके एक लियोन यूरी बोल के लेखक हैं जिन्होंने मैंने बहुत सारी इस तरह की किताबें लिखी, आर्मेगेडोन, मैंने जो इतिहास और मैंने बहुत सारा सब कुछ जो एक अनरेवल करने का उस तरह का है, तो मैंने उनकी भी लगभग सारी किताबें पढ़ ली। ये जो आर्थर हेली टाइप के जो एयरपोर्ट वगैरह की जो किताबें हैं, ये सब मैंने पढ़ ली। मतलब कि कुछ भी मुझे मिल जाए, सिडनी शेल्डन, मैंने जो भी मुझे मिलता था मुझे तो पढ़ना था। दिन रात मैंने किताब, कुछ पढ़ने का मैटर चाहिए था, तो जो मुझे मिल जाता मैं वही पढ़ने लग जाती। फिर मुझे कहीं से मिल गए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो जब उनको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे नैपॉल को पढ़ लेना चाहिए पूरा। तो नैपॉल को जब मैंने पढ़ा तो मुझे अब जैसे ये एक हाइंडसाइट में लगता है, क्योंकि देखिए उनको पढ़े हुए भी मुझे बहुत साल हो गए, मैंने लिखना शुरू किया उसके भी बहुत पहले की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जो चीज़ थी ना, कि एक जो सभ्यतागत जो प्रश्न है, माने कि जो एक ब्रॉड कैनवास है जिसमें अगर आप भारत की भी बातें कर रहे हैं, अ मिलियन म्यूटिनीज अगर वो उसकी भी बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो एक तरह से पूरी एक सभ्यता, हमारे एक समय के प्रश्न हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब शायद मेरा ये मानस, जो इन सब को जिनका मैंने नाम जितना याद आया उतना आपको गिना दिया, और भी ऐसे कम से कम 20 नाम और होंगे जिनको मैंने पढ़ा होगा पूरा। सोमरसेट मॉम को पूरा पढ़ डाला, फिर टॉल्स्टॉय को पढ़ डाला, मैंने जो मिल गया वो पढ़ते गए। तो फिर ये मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि नैपॉल का एक मेरे ऊपर में एक तो लॉन्ग लास्टिंग एक मेरे ख्याल से प्रभाव पड़ा होगा। जब वो मुझे पता नहीं था, मैंने जब तक मैं कहानियाँ लिख रही थी तब तक शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन शायद कली कथा लिखते वक्त कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि उसका एक। आपके सारे पसंदीदा लेखक पाश्चात्य के हैं या अंग्रेजी के हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अंग्रेजी में लिखने की क्यों नहीं सोची? आपने हिंदी को अपने लेखन की भाषा। देखिए, हिंदी ही, मतलब मैंने तो हिंदी में क्लास 10 तक पढ़ाई की है और हमारे घर में तो हम हिंदी में ही बात करते थे। तो उस तरह से मैंने जो मैं आपको अपने पिताजी का, माँ का, ताई का, जो पत्रिकाओं का जो संस्कार बता रही थी, तो कहीं ना कहीं वही संस्कार जो था वो मूल संस्कार था जो दादी की कहानियों में था। लेकिन जो मैंने पढ़ा वो शायद जो क्योंकि उस समय अंग्रेजी की ही किताबें दिख रही थी आसपास, मैंने जब आप उस दुनिया में चले जाते हैं तो फिर वो एनिट ब्लाइटन से शुरू होती है और फिर उसके बाद में फिर वो मिल्स एंड बून जैसा जिस तरह के जो बेकार से उपन्यास होते थे, वहाँ से भी होते हुए जो एक टीनेजर के दुनिया के उपन्यास हैं, उनसे ग्रेजुएशन करके नैपॉल तक पहुँचे।
तो अंग्रेज़ी की ही किताबें उस समय उपलब्ध होती थीं और हिंदी की बताने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए ये सारी किताबें पढ़ी गई। लेकिन उसके बाद में मैं जब अशोक सेकसरिया से मिली, तब मेरी उम्र 24 साल की थी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे, मेरे एक बच्चा था। तो मतलब उस समय से वो मेरा एक हिंदी का सफ़र शुरू होता है। माने वापस, माने जो सफ़र मेरा एक बीच में जो ब्रेक था, लेकिन मुझे लगता है कि माने लेखन किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो आपको समृद्ध करता जाता है। लेकिन भाषा का जो चुनाव है ये आप नहीं करते हैं, ये आपके अंदर में बैठा हुआ आपका मन करता है, क्योंकि आप उस भाषा में ही अपने को सबसे अच्छी तरह अभिव्यक्त आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भाषा आपके, देखिए जैसे मैं कई बार ये कहती हूँ, कलिकथा में एक वाक्य है हिंदी के उसमें टेक्स्ट में, अंग्रेजी अनुवाद चूंकि मैंने किया इसलिए बता सकती हूँ कि उसमें सड़क पे वो जो भिखारी है फकीर का वेश बना के घूम रहा है, वो किशोर बाबू के लड़के को कहता है कि डू यू थिंक यू ओन दिस रोड, और वो एकदम भक्का बक्का रह जाता है कि अरे ये भिखारी अंग्रेजी में बात कर रहा है ना। तो देखिए ये अंग्रेजी की महिमा। अब यही वाक्य जब अंग्रेजी के टेक्स्ट में आता है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। सही बात। वो तो ऐसे जैसे बाकी अनुवाद पर आपने कितनी अच्छी बात बताई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप जिस जीवन के बारे में लिखने की आप चूज करते हैं, आप जिन लोगों के बारे में लिखने का आपका निर्णय होता है, आप जिन स्मृतियों में आप जाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब कि वो भाषा को भाषा उनको तय करती है और वो भाषा को तय करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को तय करते हैं। या आप सोच करके कि मैं अगर अंग्रेजी में लिखूं तो मेरी रॉयल्टी इतनी होगी, वो अगर आप वैसा करते हैं तो शायद कहीं आप अपने साथ में धोखा करते हैं और शायद पाठकों के साथ भी अल्टीमेटली करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो एक अपने आप ही वो आता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अनुवाद को लेकर आप खुद चूँकि बहुत अच्छी अनुवादक रही हैं, आप लेखन भी करती रही हैं, और जब हम पुराने लेखकों की बात करते हैं, चाहे हिंदी के या अंग्रेजी के जितने भी बड़े लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ पढ़ा भी है और लगभग सभी ने अनुवाद जरूर किया है। हाँ देखिए, बांग्ला साहित्य तो मैंने तो शुरू में सारा ही अनुवाद में ही पढ़ा है। तो मतलब मैं हिंदी के भी बड़े अज्ञे से लेके निराला जी से और सभी ने अनुवाद बहुत सारा किया है और प्रचुर अनुवाद किया है, अलग अलग भारतीय भाषाओं का, अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। अनुवाद की जो स्थिति है, अनुवाद का वह महत्व प्रकाशन जगत में उस रूप में नहीं आया जिस रूप में आना चाहिए। मतलब अनुवाद जो करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप साहित्यकार हैं, आप समृद्ध हैं और आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ अनुवाद कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अनुवाद को उसकी वह महिमा नहीं तो मिली अनुवादक नहीं को। देखिए, अब ये है कि जैसे कलिकथा का फ्रेंच में अगर अनुवाद हुआ या इटालियन में अनुवाद हुआ, तो अनुवादक का इतना महत्व है कि पूरा 50% रॉयल्टी, अभी भी डेजी रॉकवेल का आप देख ही रहे हैं। तो वो माने कि उस तरह से माने अनुवादक का को राइटर के बराबर इम्पोर्टेंस दी जाती है, और अगर वो हमको एडवांस रॉयल्टी दे रहे हैं तो उतनी ही एडवांस रॉयल्टी उनको दे रहे हैं। तो एक तो देखिए ये एक तरह की जो भारत में यहाँ पर इस तरह से मतलब हमको जिन चीज़ों को जैसा महत्व देना चाहिए, जिन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं। और वहाँ पर एक दूसरी तरह की ईमानदारी भी बहुत काम करती है कि जिसका जो ड्यू है, क्योंकि एक लेखक जब किसी चीज़ का अनुवाद करता है तो एक तरह से वो उसको वापस पूरा वो एक रिकास्ट करता है, वो अपने अंदर में उसको उतार के और उसको वापस लिखता है। तो इसलिए उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और बिना अनुवाद के आप सोचिए तो आज हम रशियन लिटरेचर जो हमने इतना पढ़ा, अशोक सेकसरिया से मिलने के बाद में तो 1-2 साल तो खाली रशियन लिटरेचर पढ़ा, तो मतलब वो बिना अनुवाद के हम कहाँ से पढ़ते। आज जो मार्क्वेज वगैरह को हम पढ़ पाते हैं, या तो ये इन सब को हम कहाँ से पढ़ पाते अगर अनुवाद नहीं होते तो। और देखिए मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने अनुवाद सिर्फ लॉकडाउन में किया है, क्योंकि उसका कारण ये था कि मैं हमेशा आगे लिखती रहती हूँ, मेरे पास बहुत कम समय होता है किसी काम के लिए। अपने लेखन का ही को मिल जाए जितना समय, उसके अलावा कुछ और कर पाऊँ ऐसा मतलब मेरे पास समय। लेकिन लॉकडाउन तो एक अजीब समय था जब सारी दुनिया चुपचाप बैठी थी, और अगर किसी ने कहा कि ये पढ़ लो या ये कर लो, तो मुझे लगा कि चलो कुछ मैंने अच्छा है, कुछ सीखने का मौका है। तो मैंने बांग्ला किताबें भी बहुत पढ़ी उस समय। उससे ये लाभ हुआ कि अभी कुलभूषण का जो बांग्ला अनुवाद हुआ उसकी पूरी एडिटिंग मैंने कर ली। तो ये मैंने अनुवाद हमको बहुत कुछ सिखाता है, ये समझ में आया है कि अनुवाद बहुत कुछ सिखाता है। और सच पूछिए तो मैं ओपन हूँ कि कभी जब खाली समय हो तो अच्छी कृतियों का हिंदी में अनुवाद करूँ।
मैं आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, बस आखिरी सवाल हमारा है कि आप आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रही हैं, या अभी आपकी नई किताब आई है तो आप जैसा कह रही थी कि एक लेखक जो है कोई कृति रचने के बाद एकदम खाली हो जाता है। अभी मैं वैसे ही खाली हूँ, लेकिन उसका कारण ये नहीं है। 13 हलफनामे तो मैंने आपको बताया कि कुलभूषण के जी। बाद के समय में मैंने किया, और कहानियों का अनुवाद इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद मैंने गांधी पर एक उपन्यास लिखा है, जो कि अभी अभी मैंने पूरा किया है, खाली फर्स्ट ड्राफ्ट उसका। तो मैं ये अभी मैं एक बार उस किताब को रख के बंद करके और खाली रहना चाहती हूँ, जिससे कि जब वापस उसमें लौटूं तब फिर से उसको देख सकूं कि मैंने क्या मैं लिख पाई हूँ। ये देश जो है आज़ादी का 75 साल पूरा कर चुका है, मना रहे हैं हम। और ऐसे समय में गांधी को उपन्यास के रूप में, गांधी जी पर तो वैसे ही बहुत सारी बहुत किताबें हैं। हैं। तो फिर आपके दिमाग में ऐसे कैसे आया कि मैं गांधी पे एक देखिए, उपन्यास लिखूं? इसका भी बंगाल का कनेक्शन है। तो बंगाल का कनेक्शन ऐसे है कि गांधी जी ने जीवन में एक ही बार प्रेम किया, और वो एक बंगाली औरत से। उनका नाम था सरला देवी चौधरानी। वो रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की लड़की थी। जी। तो ये संयोग कुछ ऐसे बनते हैं कि मतलब कि एक तरह से वो सरला देवी की कहानी है जो मैं लिख रही हूँ, वो सरला देवी चौधरानी की कहानी है, उसमें गांधी पात्र है। मतलब उसको मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए कि गांधी पर उपन्यास है और सरला देवी पात्र हैं, बल्कि सरला देवी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं और गांधी उसमें पात्र हैं। कई जगह मैं पढ़ा हूँ कि गांधी जी ने एक बार कहा था उनको अपनी आध्यात्मिक पत्नी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी आप बात कर रही हैं, बिल्कुल। उस उपन्यास की बहुत प्रतीक्षा रहेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरह से सजते रहिए, हिंदी को समृद्ध करते रहिए, और कभी कभी हमसे बात करने का भी मौका निकालिए। हम लोग मुझे फिर भी मिलेंगे। जी बहुत अच्छा लगा। और अब एक बात जो मन में कहने की रह गई कि जब रेत समाधि को बुकर मिला तो बांग्ला के सारे अखबारों में फ्रंट पेज न्यूज़ थी। तो हम हिंदी वाले बहुत खुश हुए कि बंगाली लोगों को भी लग रहा है कि हिंदी में भी साहित्य लिखा जाता है। चलिए, ये एक नई बात आपने बताई, क्योंकि रेत समाधि के बारे में जब उस पुरस्कार मिला तो एक बहुत बड़ी शिकायत थी, जो गीतांजलि श्री जी जब आई थी इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी के लोकार्पण के समय, तो उनसे पूछा गया था कि यूरोप में उसको वो कवरेज नहीं मिली थी, तो कम से कम भारतीय भाषाओं में और भारतीय मीडिया जगत ने रेत समाधि की उपलब्धि को अपनी माना, और हमारी भाषाओं के बीच में आपस में एक सौम्यता बढ़ी या सामंजस्य बढ़ा, या उन्होंने एक दूसरे को महत्व देना शुरू किया। तो यह निश्चित ही हिंदी के लिए एक अच्छी बात है, और हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।